आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2019 हिस्ट्री के आए हुए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसकी दो सीरीज़ पहले चल चुकी है जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, जिसमें 20-20 क्वेश्चंस थे और अब ये क्वेश्चन 61 से आगे के स्टार्ट होंगे और ये पार्ट 3 होगा। इसके बाद पार्ट 4 होगा। इसके बाद हिस्ट्री में आए हुए 2019 के चारों क्वेश्चंस चार पार्ट में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि सीजीएल 2019 में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये स्थित है महाबलीपुरम में और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो जो इस प्रकार है कि महाबलीपुरम का भव्य रथ गुफा मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह द्वारा निर्मित कराया गया था। तो जिस रथ स्मारक की बात की जा रही है ये 7वीं-8वीं शताब्दी में बने हुए हैं और पल्लव राजा नरसिंह द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम में एक ये धर्मराज रथ है। इसके अलावा और भी रथ हैं। तो कुल मिलाकर महाबलीपुरम में 8 रथ हैं, जिसमें 5 को महाभारत के पात्र, 5 पांडवों, 1 द्रौपदी के नाम पर दिया गया है। इन 5 रथों को धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, नकुल और सहदेव रथ के नाम से जाना जाता है। तो टोटल 8 रथ, लेकिन इसमें धर्मराज रथ को ही क्यों पूछा गया? तो वो इसलिए पूछा गया कि ये जो धर्मराज रथ है ये सबसे बड़ा रथ है। तो सबसे छोटा रथ कौन सा है वो भी देखते हैं। तो धर्मराज रथ सबसे बड़ा रथ है, इसलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हुआ। नेक्स्ट टाइम ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा रथ, तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ है। एटलीस्ट इन दोनों को बिल्कुल याद रखना है, धर्मराज रथ सबसे बड़ा रथ, द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी SCSP की स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1934 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? तो 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन लूट हत्याकांड, जिसमें कि अंग्रेज़ों की एक ट्रेन जिसमें कि असलहे और बहुत से सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जा रहे थे। तो HRA के मेंबर्स ने प्लान बनाया कि इस ट्रेन को लूट लिया जाए। तो इसका जो प्लान बनाया था वो राम प्रसाद, ये मिसप्रिंट हो गया है, प्रसाद होगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने ये प्लान बनाया और ट्रेन को लूट लिया। तो इस घटना को अंजाम देने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य जिम्मेदार थे, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में HRA भी कहा जाता है। और HRA की बात करें तो ये 1924 ईस्वी में बना था। और HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था ये, और 1928 ईस्वी में इसी का नाम HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1928 ईस्वी में बना था और इसको भगत सिंह ने बनाया था। ठीक है, और ये जो ट्रेन थी ये लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन के पास ये लूट कांड हुआ था। और इसमें अशफाक उल्ला खान पहले मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटके थे। तो ऐसा माना जाता है कि अशफाक उल्ला खान, जिन्होंने 1925 काकोरी हत्याकांड को अंजाम देने में प्लान बनाया था, मदद की थी, काफ़ी प्रमुख उसके सदस्य थे इस घटना को अंजाम देने वालों में। तो ये पहले ऐसे मुस्लिम थे जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़े। और ये जो ट्रेन थी, जिस ट्रेन को लूटा गया था, इसका नाम था सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो एक ये तरीका है कि आप डायरेक्ट इसका
पता हो कि ये काम किसने किया था। अगर आपको ये नहीं भी याद है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि उस समय का वायसराय 1943 ईस्वी में कौन था। तो यानी अगर आपको वायसराय की लाइनिंग याद है कि किस सन से किस सन तक कौन सा वायसराय था, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 1943 ईस्वी में जिसने ये काम किया था वो वायसराय था लॉर्ड लिथलिंगो, जिसका कार्यकाल वायसराय के रूप में 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक रहा था, और ये 1943 ईस्वी में ये काम किया गया था। और ये काम वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से 1945 तक चला था। तो ये उसी दौरान बंगाल में अकाल आ गया था, तो इसने सामान वितरित करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखी शब्दावली प्रकाशित की थी? तो ये किया गया था 1965-1966 के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नेता ने हमें सीआर सूत्र दिया है? तो सीआर सूत्र हमें दिया है सी राजगोपालाचारी, जो कि उनके नाम से ही है। और इस सूत्र में था क्या? तो इस सूत्र में उन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्ग के लिए नहीं। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंडेबल है ये। आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत कब आरंभ किया गया? कब आरंभ हुआ? तो विक्रम संवत आरंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व से मतलब है 1 वर्ष से 57 साल पहले। तो ईसा पूर्व 57 में उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। तो उज्जैन के एक शासक थे, उन्होंने शकों को हराया और विक्रम संवत नाम से एक नया संवत स्टार्ट किया और विक्रमादित्य की उपाधि ली। और विक्रमादित्य उपाधि के बारे में बता दूं कि ये उपाधि भारत के में कुल 14 शासकों ने ली, और सबसे महान विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड जिसको कहते हैं, वो सबसे महान विक्रमादित्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, वो डैश की पत्नी थी? तो वो जहांगीर की पत्नी थी। मेहरुन्निसा नूरजहां के नाम से जानी थी, वो जहांगीर की पत्नी थी। और जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो वो 16 से 5 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा था। और जहांगीर अकबर के पुत्र थे, यानी अकबर के उत्तराधिकारी थे, और शाहजहां जो है वो जहांगीर के उत्तराधिकारी आगे हुए। तो नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां की माता अशमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखें कि गुलाब इत्र की खोज यानी सेंट की खोज किसने की? तो नूरजहां यानी जहांगीर की पत्नी की माता अशमत बेगम ने सेंट इत्र बनाने की खोज की विधि की, सेंट बनाने की विधि खोजी। भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन है जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो थे जनरल के.एम. करियप्पा। आई होप जनरल के.एम. करियप्पा के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। ये एक ऐसे भारतीय आर्मी के थे जिनको कि फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी, और केवल 2 ही आज तक भारतीय सेना में ऐसे 2 ही अधिकारी रहे हैं जिनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। एक पहले सैम मानेकशॉ और दूसरे जनरल के.एम. करियप्पा। इन 2 लोगों को फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। फील्ड मार्शल के बारे में बता दूं तो ये मिलिट्री में दी जाने वाली, मिलिट्री सर्विसेज में दी जाने वाली सबसे बड़ी उपाधि होती है। ये जनरल से ऊपर की रैंक की होती है। ये कोई रेगुलर रैंक नहीं होती है, ये ऑनरेरी पोस्ट दी जाती है, जो कि बैटल फील्ड में बहुत ही महान, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बहादुरी का काम करते हैं जो लोग, उनको ये उपाधि दी जाती है। तो भारत में 2 ही लोग को दी गई है, सैम मानेकशॉ और जनरल के.एम. करियप्पा। और एक तो ये तरीका हो गया फील्ड मार्शल बनने का, और एक तरीका और भी है कि यदि कोई युद्ध चल रहा है मान लीजिए, और उस समय
बीच में किसी जनरल की उसकी लास्ट डेट आ गई है, रिटायरमेंट की डेट आ गई है जनरल की, तो क्योंकि युद्ध के समय में किसी जनरल को उसके पद से हटाना और नया जनरल आके कार्यभार संभाले, तो इसमें काफ़ी मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये किया जा सकता है कि उनको फील्ड मार्शल पे प्रमोट कर दिया जाए और वो अपना काम आगे करते रहें जब तक युद्ध ख़त्म नहीं हो जाता। और ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि फील्ड मार्शल जो है एक ऐसी पोस्ट होती है, एक ऐसा अवधा होता है जो कभी रिटायर नहीं होता, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है एक तरीके से, ये ज़िंदगी भर के लिए ये दिया जाता है। तो फील्ड मार्शल दो तरीके से होते हैं, दो तरीके से बना जा सकता है, और आज तक दो भारतीय रहे हैं जिनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। उन दोनों के नाम ये लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? तो मध्य प्रदेश का विरासत स्थल इसमें से भीमबेटका है। और इसके बारे में बता दें कि 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यानी भीमबेटका में जो चित्र बने हुए हैं ये पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? तो किस नियम के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश के क्राउन को स्थानांतरित की गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश की महारानी के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ये 1857 की क्रांति के बाद हुआ। और 1857 क्रांति के बाद यानी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के साथ बहुत से बदलाव किए गए थे कंपनी के कार्यों में, जिसमें से कुछ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि इसमें से गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था, यानी जो भारत का गवर्नर जनरल है उसे वायसराय कहा जाएगा। ये जो सीक्वेंस है वायसराय बनने का, गवर्नर जनरल बनने का, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं, तो एक बार इसको कंफर्म कर देते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया जब, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 से पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और मुंबई के गवर्नर हुआ करते थे। तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से मद्रास के गवर्नर और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये हुआ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1833 में जब ये किया गया तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 था। तो 1833 में उनको बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत के गवर्नर जनरल, जो कि 1858 में लॉर्ड कैनिंग थे, वो अंतिम भारत के गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय बने। कब? 1858 में। तो ये सीक्वेंस रहा है इनका, किस तरीके से बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बने और फिर भारत के गवर्नर जनरल वायसराय बने। ये इसका सीक्वेंस रहा। आई होप कि समझ गए होंगे आप। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट काम हुआ, मुग़ल सम्राट के पद को ख़त्म कर दिया गया और अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र थे। अब इसके बाद से कोई मुग़ल सम्राट नहीं हुआ, इस पद को ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो चौथा और सरदेशमुखी जो है ये मराठों की कर प्रणाली थी। ये किस प्रकार के कर थे इसको जान लेते हैं। तो ये चौथा था, ये सैन्य कर था जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के एवज में वसूला जाता था। यानी एक राजा जो है दूसरे राजा को ये कहता था कि हम आपको सुरक्षा देंगे
कोई तीसरा आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, इसके बदले में हम आपसे कुछ कर लिया करेंगे। तो ये इस तरीके से कर हुआ करता था, जो कि मराठा साम्राज्य किसी दूसरे राज्य को तीसरी शक्ति से सुरक्षा देने के लिए लिया करती थी। और सरदेशमुखी कर की बात करें तो ये आय या उपज का 10% होता था, जो अतिरिक्त कर के रूप में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? तो कुतुब परिसर जो कि दिल्ली में स्थित है, इसमें कई सारे इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें से बुलंद दरवाज़ा इसमें नहीं स्थित है, बुलंद दरवाज़ा नहीं स्थित है। बाकी कुतुब परिसर में अलाई दरवाज़ा, जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, कुतुब मीनार, जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये तीनों कुतुब परिसर दिल्ली में स्थित है। लेकिन बुलंद दरवाज़ा ये अकबर द्वारा बनाया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में और फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और अकबर ने इसका निर्माण 1602 ईस्वी में बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था इसको, गुजरात जीतने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो 1931 ईस्वी में कांग्रेस का जो सत्र हुआ था कराची में, इसमें से कौन से सही है? तो इसमें क्या किया गया था? इसमें गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी 1931, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी में, जिसमें से गांधी जी ने इरविन की कुछ बातें मानी और इरविन ने गांधी जी की कुछ शर्तें मानी। इसकी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, तब इसको ज़्यादा डिटेल में जाना जाएगा। फिलहाल अभी इतना ही जानते हैं कि कराची सत्र 1931, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और गांधी इरविन समझौता को इसमें पुष्टि की गई थी कि इसको मान लिया जाए, ये इसका मेन कार्य था। आगे देखते हैं। चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध 1939 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी, जिसका असली नाम शेर खां था, के बीच हुआ था। और हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में एक अन्य युद्ध इसके बाद, जो कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहलाता है, 1540 ईस्वी में हुआ। ये दोनों युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनका क्रम इम्पोर्टेंट है, तो जरूर याद रखें कि चौसा का युद्ध पहले हुआ 1939 में हुआ, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध उसके बाद हुआ 1540 में हुआ। और 1540 में बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं देश से भाग गया, और इसके बाद ये 1555 में फिर वापस आया, जबकि शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी। इसने सरहिंद की लड़ाई में जीत दर्ज की और दिल्ली पे एक बार फिर से कब्जा कर लिया किसने? हुमायूं ने। और 1 साल तक राज करने के बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। और चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह ने शेर शाह की उपाधि ली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और शेर शाह की उपाधि ली थी। तो शेर शाह एक उपाधि है, इसका असली नाम शेर खां था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री, कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था, इसमें कुल 3 लोग थे, और इसमें से सर पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड वेवेल इसमें नहीं थे। और ये जो मिशन आया था कैबिनेट मिशन, इसके जो अध्यक्ष थे ये पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ये मिशन आया था। और पैथिक लॉरेंस उस समय भारत के सचिव थे। भारत सचिव यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत को रिप्रेजेंट करते थे, उसको भारत सचिव कहा जाता था। जैसा कि मर्ले मिंटो सुधार 1909, इसमें जो मर्ले थे वो भारत सचिव थे, मिंटो जो थे वो वायसराय थे। और इसी तरीके से 1946 के समय भारत के जो भारत सचिव थे वो पैथिक लॉरेंस थे, उन्हीं के अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो भगवद गीता को चार्ल्स विकलिंस ने अनुवादित किया था। 1785 में चार्ल्स विकलिंस ने भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया। भगवद गीता के लेखक कौन है? वेद व्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? तो अम्बुबाची मेला जो है ये कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। और ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये ऊपर बताया जा चुका है। ये भगत सिंह ने इसको स्थापित किया था। 1928 ईस्वी में स्थापित किया गया। ये HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही आगे एक्सटेंशन था। HRA जो कि 1924 ईस्वी में बना था। और HRA को किसने बनाया था 1924 ईस्वी में? सचिंद्र सन्याल ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट है कि इनके समय कौन से गवर्नर जनरल थे। तो आइए चारों गवर्नर जनरल जानते हैं कि कौन गवर्नर जनरल थे इन चारों युद्धों के दौरान। तो फर्स्ट, फिलहाल अगर थर्ड की बात करें, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इस थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो इस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे, यानी इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। इस समय जैसा कि पहले अभी ऊपर बताया गया था कि बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में आए। तो ये युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ। इस समय कोई भी बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं था, क्योंकि इस समय ये पद बना ही नहीं था। इस समय बंगाल के गवर्नर थे कोई, जिसका नाम था बरेलास्ट, जिनका कार्यकाल 1767 से 1769 तक रहा था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग रहे, जिसका कार्यकाल 1784 से 1785 ईस्वी तक रहा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। 1786 से 1793 इनका कार्यकाल रहा था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। और इस समय गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली थे, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा था। इस तरीके से आज ये पार्ट थर्ड, इसमें कि 20 क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस किए गए। एक्स्ट्रा फैक्ट वही है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें 20 या फिर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा ही हो। 4 वीडियोस में हिस्ट्री के आए हुए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो आई होप कि ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं और इनफैक्ट आए हुए क्वेश्चंस भी आगे जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें ये ज़रूर मदद करेंगे। इनफैक्ट ये CHSL के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद RRB NTPC में भी ये बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस रिपीट ज़रूर होते हैं। तो सारे क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िए, एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। और पार्ट 1-2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हिस्ट्री का एक रेगुलर सीरीज़ भी चल रहा है, आप चाहें तो वहाँ मैंने मेडुअल हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया है, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। और हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद हम ज्योग्राफी का 2019 CGL का जो पेपर है उसको इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कल, जो कि हिस्ट्री से ही होगा, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस विद डिटेल। थैंक यू।